ओके स्टूडेंट्स, तो आज अभी जो हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने बचे हुए चैप्टर्स की कर रहे हैं जो हमारे चैप्टर रह गए हैं, राइट। सो जो जो चैप्टर्स हमारे रह चुके हैं एक बार उनको देखिए ज़रा। सबसे पहले हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, लेबर कोड हमने रिवाइज कर लिया है, राइट। तो हम लोगों ने क्या क्या रह गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रह गया, चाइल्ड डॉसन लेबर हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रह गया है, स्टैंडिंग ऑर्डर हो चुका है, पेमेंट ऑफ वेजेस हो चुका है, मिनिमम वेजेस हो चुका है, पेमेंट ऑफ बोनस रह गया है, इक्वल रेम्यूनरेशन हो चुका है, ईएसआईसी हो गया है हमारा, ईपीएफ रह गया है हमारा, मेटर्निटी एक्ट रह चुका है, अप्रेंटाइसेस, लेबर लॉ सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, इसमें एक दो फॉर्म्स दिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बट वील टॉक, एंड पॉश। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पीछे से, पॉश। ठीक है, पॉश से बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पॉश। सो दीज आर योर नोट्स दैट आर गिवन टू यू। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी के पास ऐसा है जो पीपीटी रह गई हो, प्लीज़ मुझे टाइम पे बता दीजिए, मैं आपको पीपीटी फिर से फॉरवर्ड कर दूंगी। यू ऑल नीड टू लेट मी नो, ठीक है ना, अगर कुछ रह गया तो। बाकी लेट्स टॉक अबाउट पॉश। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013। तो ये एक्ट 2013 का है, इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। वही अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन से कोई क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर सकते हो। तो इस एक्ट में क्या था गाइस, अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो किसको बोलते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट? सेक्सुअल हैरेसमेंट एक सीरियस कंसर्न टू ह्यूमैनिटी on the whole. It cannot be construed at a narrow sense. It includes sexual advances, verbal, physical harassment of sexual nature. The victim of sexual harassment face psychological and health issues like stress, depression, anxiety, shame, guilt, and so on. The time has come. The women must be able to feel liberated. So ये पॉश एक्ट का जो अगर हमें मेन ऑब्जेक्टिव की बात करनी चाहे तो the main objective of this act is to provide security, is to provide free environment for women to work at a workplace without any sexual harassment, without any sexual advances, without any physical, moral or verbal, non-verbal abuses, right? तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट में क्या क्या बिहेवियर होता है एक बार ये जरूर देखना, क्योंकि ये आप लिख सकते हैं, पॉज का क्वेश्चन आता है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट में चीजें क्या क्या इंक्लूड होती हैं, प्लीज यू नीड टू नोट दैट डाउन। फिजिकल कॉन्टैक्ट एडवांसेस, फिजिकल कॉन्टैक्ट यू अंडरस्टैंड, फिजिकली टच करना। डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, बोलना सेक्सुअल फेवर्स के बारे में। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कुछ इशारे करना। पोर्नोग्राफी दिखाना या किसी भी फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल सेक्सुअल नेचर की चीजें करना, चाहे वो फिजिकली हो, बोली हुई हो, या नॉन वर्बल इशारों में करी गई हो। तो ये 5 चीजें प्लीज आप याद रखेगा। फिजिकल कॉन्टैक्ट, फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, पोर्नोग्राफी दिखाना, मूवी मतलब ऐसे कोई पोर्नोग्राफी दिखाना, एनी अनवेलकम मतलब जो ना कंफर्टेबल हो, ऐसा कोई फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। प्लीज रिमेंबर दीज 5 थिंग्स। एप्लीकेबिलिटी, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो या 10 से ज्यादा ऊपर काम कर रहे हो, हर जगह ये लगेगा। It entirely applies to government bodies, private, public sector, non-government, carrying out commercial, vocational, educational, entertainment, sports, industry, hospital, nursing home, जो तुम्हें याद आए वो सारी एप्लीकेबिलिटी है इस एक्ट की। इस एक्ट में कुछ ऐसा नहीं है, any women working anywhere, whether it's a small shop to a big company to a factory, this act is applicable everywhere, right? उसके बाद डेफिनेशंस हम थोड़ी स्किप भी कर सकते हैं गाइस, क्योंकि हमने बहुत क्लियरली डेफिनेशंस करी हैं, आपको पता है, और रिवीजन में हम सिर्फ प्रोविजंस कर रहे हैं। तो एग्रीड वुमेन, आपको पता है द वुमेन जिसके साथ ऐसा हुआ है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यू नो, जहाँ पे सेंट्रली ओन्ड हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट। डोमेस्टिक वर्कर इज द वन हु इज वर्किंग एट योर प्लेस, टेम्पररी, परमानेंट, फुल टाइम बेसिस। एम्प्लॉय इज अ वर्क पर्सन हु इज वर्किंग रेगुलरली इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर जिसको रखता है, ठीक है ना। ओके, रिस्पोंडेंट, वही एग्री वुमेन। सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन अभी आपने ऊपर करी, ये डेफिनेशन जरूरी है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें सेक्सुअल हैरेसमेंट में वो 5 चीजें लिखनी है, ठीक है ना। फिजिकल कॉन्टैक्ट, एडवांसेस, तो उसके बाद सेक्सुअल फेवर मांगना, या फिर कुछ रिमार्क्स दिखाना, पोर्नोग्राफी दिखाना, या फिर कोई भी अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल सेक्सुअल कंडक्ट, सेक्सुअल नेचर का कंडक्ट। अब आ जाते हैं हम अपनी कमेटी पे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको मैं ध्यान से पढ़ाऊंगी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और प्लीज टाइम भी नोट करना कितनी देर में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। आधे घंटे में, मतलब ये एक्ट हो रहा है, आधे घंटे में ये एक्ट आपका खत्म हो जाएगा।
सो एकदम शांति से, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, अभी भी आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, लेकिन प्लीज़ अपने दिमाग को स्थिर रखो। जितने भी हमने रिविजन मैराथन्स करे हैं, जितने सारे चैप्टर हमने करे हैं गाइस, तो सारे चैप्टर आप सिर्फ वीडियो में सुन लीजिएगा। आपको किताब देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सुन लेंगे ना तो अच्छे से आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। प्लीज़, ठीक है। इसलिए मैराथन्स आपके लिए बनाए गए हैं कि आपको ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट पे जब इतने बच्चे परेशान होते हैं तो उनको ये जो वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। कंप्लेन कमेटी, अब भैया सेक्सुअल हैरेसमेंट है तो तुम्हें कौन सा, जब मैं आपको बोलती स्टोरी याद रखो, क्या तुमने कंप्लेन कमेटी फैक्ट्रीज एक्ट में सुनी, किसी और लेबर लॉ में सुनी, कहाँ सुन रहे हो? पॉश में। तो जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई बात हो तो आपको क्या याद रखना है? कंप्लेन कमेटी। कंप्लेन कमेटी दो प्रकार की होती है, इंटरनल कंप्लेन कमेटी, लोकल कंप्लेन कमेटी। इंटरनल आपको पता ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, लोकल मतलब एरिया की, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, कमेटी शब्द आपको कंप्लेन कमेटी जरूर याद रखना है। जैसे पॉश की बात हो क्या याद रखना है? कंप्लेन कमेटी। इंटरनल कंप्लेन कमेटी, लोकल कंप्लेन कमेटी। इंटरनल कंप्लेन कमेटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 रिक्वायर्स एम्प्लॉयर खुद सेटअप करता है इंटरनल कंप्लेन कमेटी हर ऑफिस में। जहाँ पे भी 10 या 10 से ऊपर लोग हैं वहां पे आपको ग्रीवेंसेस रिलेटेड सेक्सुअल हैरेसमेंट रिजॉल्व करने के लिए इंटरनल कंट्रोल कमेटी बनानी चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे जहाँ पे 10 से कम लोग रहते हैं, 10 से कम लोग कहाँ एम्प्लॉयज हैं, जहाँ पे इंटरनल कंप्लेन कमेटी नहीं है, तो वो उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो तो वो कहाँ जाए? लोकल कमेटी। सीधी बात है, वो कहाँ जाएंगे? लोकल कमेटी जाएंगे सीधा। फिर मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेन कमेटी, तो आईसीसी के बारे में तुमने क्या सुना भाई? ये वो ऑर्गेनाइजेशन, ये वो कमेटी है जो, एक सेकेंड, आई नीड टू जूम। ठीक है ना, ये वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वो कमेटी है जो खुद एम्प्लॉयर ने बनाई है। एम्प्लॉयर तब बनाता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, ठीक है। ये कमेटी स्पेशली किसके लिए काम करती है? सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को लेके। इनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए एक बार। एवरी एम्प्लॉयर शैल बी बाय ऑर्डर एंड राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, provided where offices, administrative unit or workplace are located at different places at different divisional or subdivisional level. The internal committee shall be constituted at all administrative levels, right? तो सारे एडमिन लेवल पे कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी में कौन कौन होता है? सबसे पहली बात है, कौन बना रहा है कमेटी? एम्प्लॉयर बना रहा है, तो एम्प्लॉयर ही इन कमेटी के मेंबर को रखेगा, ठीक है ना। तो कौन होता है इस कमेटी में? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मेंबर और एक्सटर्नल मेंबर। प्लीज ये याद रखना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मेंबर, एक्सटर्नल मेंबर। तो एक्सटर्नल मेंबर का होने का क्या लॉजिक है कि ऑब्वियसली कोई एक इंसान ऐसा हो जो बाहर का हो, जो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय दोनों का ही, मतलब यू अंडरस्टैंड, अगर खुद एम्प्लॉयर के ऊपर पॉश का केस हो गया तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या करेगी? इस कमेटी बनाई एम्प्लॉयर ने, ठीक है ना। तो वहां पे सबसे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन लोकल कमेटी करेगी। लेकिन फिर भी अगर आईसीसी बनाई गई है तो वहां पे कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होनी चाहिए खुद एक लेडी, एम्प्लॉयड एट अ सीनियर लेवल एट वर्क प्लेस फ्रॉम अमंग्स एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के बीच में एक जो सीनियर लेडी है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना देते हैं इस कमेटी का। इन केस ऑफ सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉइज नॉट अवेलेबल, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अदर ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द वर्क प्लेस रेफर्ड इन सबसेक्शन। तो यहाँ कह रहे हैं कि और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसमें से किसी भी वुमेन एम्प्लॉय, किसी भी पर्सन को आप बना सकते हो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लेकिन सीनियर मोस्ट जो लेडी होगी आपके ऑफिस में, आप उसको क्या बना देंगे? इस कमेटी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रोवाइडेड फॉर ऑफिसर्स यूनिट्स ऑफ वर्कप्लेस डू नॉट हैव अ सीनियर वुमेन एम्प्लॉय, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड। ये तो बात कर ली हमने। मेंबर, तो कितने लोग होते हैं? एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, पीओ, उसके बाद एक मेंबर है। मेंबर है, दो से कम नहीं होने चाहिए, दो मेंबर है इसका मतलब। फ्रॉम अमंगस्ट एम्प्लॉयज प्रेफरेबली कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और सोशल वर्क हु हैव द नॉलेज। तो ये भी एम्प्लॉय, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है उनमें से किसी को भी ये वुमेन सोशल वर्क का मतलब कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, तो देखो जो भी अपने डेलिबरेटली आना चाहता है आगे कि मैं इस कमेटी का मेंबर बनना चाहता हूँ, मैं सोशल वर्क में हूँ, या मैं आज तक नहीं करा सोशल वर्क लेकिन मैं आप जन सेवा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, सो आई वांट टू बी द मेंबर, तो वो मेंबर बन सकता है, ठीक है ना। उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और देखो अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसी एम्प्लॉय को कोई नॉलेज है ही नहीं, लीगल की नॉलेज है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो इन दैट केस तो उसको लीगल नॉलेज दी जाती है कि भाई ये लॉ पढ़ लो, तुम इसी कमेटी के मेंबर बनने वाले, कुछ भी होता है तो तुम्हारे पास ये चीज आएगी।
एक्सटर्नल मेंबर देखो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से आता है, जो एक इंसान सोशल वर्क में होता है वो एक्सटर्नल मेंबर इस कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है। अब बच्चे कहते हैं कि मैम क्या ये मेंबर बैठा रहता है पूरा टाइम ऑफिस में? नहीं बैठ रहता। ये कमेटी होती है। सो सॉरी। ये कमेटी होती है और कमेटी में एक्सटर्नल मेंबर है, और एक्सटर्नल मेंबर की जरूरत तब पड़ेगी जब ऑब्वियसली कोई कंप्लेन होगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वन मेंबर फ्रॉम द फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड काम करता है, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स हु नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन। तो टोटल कितने इंसान है? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक, ये दो मेंबर, ये एक एक्सटर्नल मेंबर, ये तो कंपलसरी है। आप इसमें से मतलब ज्यादा दो तीन तीन चार लोग भी रख सकते हो, लेकिन जितने भी लोग रख रहे हो, ठीक है, आधे से ज्यादा विमेन होनी चाहिए। चार में से कम दो तो लेडीज होनी ही चाहिए, क्योंकि पूरा एक्टिव वुमेन के बारे में है, तो वुमेन अगर कंप्लेन कमेटी में होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना? चलो टेन्योर ऑफ ऑफिस बात करते हैं। The presiding officer and every member of the internal committee shall hold office for a period not exceeding 3 years from the date of their nomination. तो इनका टेन्योर है 3 साल। फीस क्या है? इनको खुद द मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनको जितनी फीस दी जाएगी एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो कमिटी होल्ड कर रही है एम्प्लॉयर वो दे देगा। ठीक है, कोई फिक्स फीस नहीं है। कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एनी मेंबर ऑफ इंटरनल कमिटी वेयर अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मेंबर ऑफ इंटरनल कमिटी कॉन्ट्रवीन्स सेक्शन 16, और मतलब सेक्शन 16 में जो लिखा है कि कैसे कंप्लेन लेनी है, और वो सपोज सेक्शन 16 को कॉन्ट्रवीन करते हैं, मतलब कोई लेडी आई कंप्लेन करने के लिए तो इन्होंने उसको सुना नहीं, उसको कुछ अटेंशन नहीं दी, ठीक है, या कुछ भी कॉन्विक्टेड ऑफेंस कॉन्विक्ट करने के जुर्म में अंदर मतलब मुजरिम होते हैं, या फिर गिल्टी होते हैं किसी प्रोसीडिंग को लेके, और खुद अपनी पोजीशन का अब्यूज करके उन्होंने खुद ऐसा इमोरल एक्ट करा हो, दे शैल बी रिमूव फ्रॉम द कमिटी एंड द वैकेंसी सो क्रिएटेड शैल बी फिल्ड बाय द फ्रेश नॉमिनेशन। ये तो बात है ही। ठीक है ना? तो अभी अगर हमें मेरे को आईसीसी के बारे में लिखना है तो ये रहा खाली पेज। कमिटी दो प्रकार की होती है गाइस, आईसीसी, एलसीसी। आईसीसी में कितने मेंबर हैं भैया? आईसीसी कौन बनाता है? एम्प्लॉयर बनाता है। ठीक है, इसके टेन्योर क्या है? 3 साल तक है। क्या ये कमेटी में से कोई वैकेंसी भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखो, या तो एक तो वैकेंसी होती है जैसे वो इंसान ही छोड़ के चला गया ऑर्गेनाइजेशन, तो वैकेंसी हो गई। एक कब आप विकेट करा सकते हो उसको ऑफिस, जब उसने कुछ इमोरल करा है। सेक्शन 16 में जो बातें करी गई हैं कि ये करना है वो उसने नहीं करा है, खुद अपनी पोजीशन का अब्यूज करा है, तो इन दैट केस उसको आप निकाल दोगे और फ्रेश नॉमिनेशन करोगे। तो लोग कितने होते हैं? एक होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बाकी होते हैं 2 लोग, मिनिमम 2 लोग होते हैं जो खुद के होने चाहिए एम्प्लॉयज में से जिनको सोशल वर्क की नॉलेज है। एक होता है एक्सटर्नल मेंबर, ठीक है, वही नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रहा है? सोशल वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बाकी है सॉरी, तो मैं बड़ी इधर होके बैठी हूँ, सॉरी। बाकी है एलसीसी। एलसीसी के बारे में देखते हो, ऑलमोस्ट सेम ही है। एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो ये किस लेवल पे बनती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप अ लोकल कंप्लेंट कमेटी एलसीसी टू इन्वेस्टिगेट द redress complaint of sexual harassment from the unorganized sector or from establishment where it has not been मतलब where आईसीसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। अच्छा देखो, जरूरी नहीं है ये ग्रीवेंसेस उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के लेंगे जो जिनके पास आईसीसी नहीं है। भैया अगर आईसीसी असक्षम है काम करने में, और खुद अगर आईसीसी के किसी मेंबर पे केस है, अब आईसीसी में तो आप कह रहे हो औरतें हैं, तो औरतें कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कर देंगी? बट अगर आईसीसी में कुछ ऐसी लेडीज हैं जो ऑलरेडी दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयर इज अ डिफॉल्टर, सो डेफिनेटली यू कैन कंप्लेन टू द एलसीसी। तो एलसीसी हर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, देखो ऐसा माना जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिर भी आईसीसी है, लेकिन एलसीसी तो अनऑर्गेनाइज वालों पे भी स्ट्रेस करता है। ठीक है, और एलसीसी उन लोगों के, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी जहाँ पे आईसीसी बनी ही नहीं है। ठीक है, द एलसीसी हैज अ स्पेशल रेलेवेंस इन सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, नोटिफिकेशन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे नोटिफाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज पावर और डिस्चार्ज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। इसका मतलब जो उस डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है या डेप्यूटी कलेक्टर है, डेप्यूटी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनके पास ये पावर्स होंगी। तो आप कह रहा है कि इनमें से
जैसे एक मिस्टर कुमार है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट के, उनको बोला जाएगा भैया आपके पास पॉश की पावर है। या फिर अगर आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके पास पॉश की पावर है इस एरिया की एलसीसी में। लोकल कमेटी के जो मेंबर हैं ये मतलब ये नोटिफिकेशन देंगे एज पर कि एलसीसी के रिस्पेक्ट में कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूटेड मेंबर्स होंगे। तो इनके पास पावर है डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन रही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल कॉन्स्टिट्यूट इन द डिस्ट्रिक्ट अ कंसर्न कमिटी। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटी है। कौन कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कलेक्टर या फिर कलेक्टर या फिर डिप्यूटी कलेक्टर, इनमें से पावर है अपने डिस्ट्रिक्ट में एलसीसी बनाने की। तो एलसीसी का काम क्या है? कंप्लेन रिसीव करना। ठीक है। अच्छा, कंप्लेन रिसीव ये कहाँ से करते हैं? ये डायरेक्ट आप उससे कर सकते हैं, एग्री पर्सन से डायरेक्ट उनसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आईसीसी जो होती है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी जाके एलसीसी में कंप्लेन कर सकती है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेट वन नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, तालुका एंड तहसील इन रूरल और ट्राइबल एरिया, municipality, in the urban area, to receive complaint and forward the same to the concerned LCC within a period of 7 days. The jurisdiction of the local committee shall extend to the areas of the district where it is constituted. तो देखो jurisdiction तो दी जाती है, जैसे एलसीसी बनाई गई, ठीक है, एलसीसी को बोला गया कि आपका एरिया ये क्षेत्र जो है ये आपका एरिया है, तो इन्हीं क्षेत्र में जो भी सेक्टर होंगे जहां पे पॉश हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, वो कंप्लेन एलसीसी लेगा। ठीक है। और हर 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 ब्लॉक में, हर तालुका में एक नोडल ऑफिसर रखा जाता है जो एलसीसी में मदद कराता है कंप्लेन कराने में। ठीक है ना। तो अगर आपको एलसीसी नहीं पता, लेकिन वो ऑफिसर आपको पता है कि इस एरिया का ये ऑफिसर है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो एलसीसी में कंप्लेन हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे एक आम इंसान है, उसके साथ पॉश को सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, वो लॉ नहीं पढ़ने शुरू हो जाएंगे पॉश का, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं पढ़ेंगे, वो सीधा पुलिस के पास जाएंगे। एक नॉर्मल बता रही हूँ आपको, पुलिस गाइड करेगी, भैया इस ऑफिसर के पास जाओ, ये पॉश का ही बंदा है, पॉश का ही ऑफिसर है, तो नोडल ऑफिसर कहलाया जा रहा है, वो आपके एरिया का, तालुका का, तहसील का, वो आपका हेड है जो आपको पॉश के लिए आगे कंप्लेन कराने में मदद करेगा। लोकल कमेटी का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। चेयरपर्सन होता है टू बी नॉमिनेटेड अमंग द एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क एंड कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे भी एक चेयरपर्सन होती है जो ऑफ कोर्स वुमेन होती हैं जिन्होंने इन चीजों पे काम किया है। वन मेंबर टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द वुमेन वर्किंग इन द ब्लॉक, तालुका। ठीक है। तो उस एरिया में जो काम कर रही है, एक्चुअली देखो एलसीसी लोकल कमेटी है, एक डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है, उसमें एक चेयरपर्सन है, वो लेडी जिसने इन चीजों पे काम किया है। उन्हीं एरिया में से एक लेडी चुनी जाएगी एज अ मेंबर नॉमिनेटेड। 2 मेंबर होंगे जिसमें से कम एक तो लेडी होनी चाहिए, शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो एक मेन भी हो सकता है, लेकिन वो कम से कम एक लेडी तो होनी चाहिए, जो 2 वुमेन नॉमिनेट करी जाएंगे। द कंसर्न ऑफिसर डीलिंग विद द सोशल वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट शैल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर, जो डायरेक्टली काम नहीं कर रहा लेकिन एक्स ऑफिशियो की तरह वो काम कर रहा है, एक कंसर्न ऑफिसर वो भी होना चाहिए। तो एलसीसी में कौन कौन है जरा एक बार देखें, कौन बना रहा है एलसीसी? यहाँ पे तो एम्प्लॉयर बना रहा था, यहाँ पे बना रहे हैं आपके डीएम या फिर आपके कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर भी। ठीक है। एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बना सकते हैं। देन इसमें है आपके एक ऑफिसर है जो आपकी एक विमेन है जिसने इन चीजों पे काम करा है। ठीक है। बाकी 2 विमेन है ऐसी हैं जो उस एरिया की हैं। ठीक है। बाकी और 2 मेंबर ऐसे हैं जिसमें से कम एक लेडी होनी चाहिए जिसने, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से आई है, जिन्होंने सोशल वर्क पे काम किया है। एक कंसर्न ऑफिसर ऐसा होना चाहिए जो एक्स ऑफिशियो की पोजीशन में काम करेगा। ठीक है। ये हमारा एलसीसी है। कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, किसी भी लेडी को अगर कंप्लेन करनी तो राइटिंग में कंप्लेन कर सकती है सेक्सुअल हैरेसमेंट की एट वर्क टू इंटरनल कमेटी जो बनी है। ठीक है। और द लोकल कमेटी, पहले तो देखो इंटरनल कमेटी पे जाते हैं, फिर लोकल कमेटी पे जाते हैं। इन केस इट इज नॉट सो कॉन्स्टिट्यूटेड, तो अगर कोई इंटरनल कंप्लेन कमेटी है ही नहीं तो सीधा लोकल कमेटी के पास जाओ 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट। केस ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट, जो लास्ट इंसिडेंट है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आ जाओ। ठीक है। अब क्या है ना, कुछ लेडीज को बोला जाता है इंसिडेंट,
इंसिडेंट को पहचानना पड़ता है, ठीक है ना। अब इंसिडेंट आपको कोई नॉर्मल बात कर रहा है, नॉर्मल टच कर रहा है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो, तो दैट डिस्टिंग्विशिंग थिंग इज नॉट मेंशन्ड इन लॉ, बट एज अ वुमेन you need to what do I say, you need to recognize that whether the touch is actual or harassment or it is a normal touch, right? And every ladies has that sense, right? उसके बाद प्रोवाइडेड द कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, देखो ऑब्वियसली ये हेल्प करते हैं कि वो वुमेन राइटिंग में कंप्लेन कर सके। इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड एक्सटेंड द टाइम लिमिट नॉट एक्सीडिंग 3 months इफ इट इज सैटिस्फाइड द सर्कमस्टांसेस वर प्रिवेंटेड द वुमेन फ्रॉम फाइलिंग द कंप्लेंट। तो 3 महीने के अंदर अंदर लेडी को कंप्लेन कर लेनी चाहिए, पर और 3 महीने एक्सटेंशन दे सकती है कमेटी, बिल्कुल दे सकती है। Where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical or mental incapacity of death, or otherwise a legal heir or other person has may be prescribed to make a complaint under this section. Prompt reporting of an act of sexual harassment is probably as important as swift action to be taken by authorities on receiving a complaint. In fact, the more prompt the complaint is, the more authentic can be treated. जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी होगा कंप्लेन होगा, लेकिन बेहतर रहता है कि आप जल्द से जल्द कंप्लेन करेंगे। Conciliation. According to section 10, the internal committee, as the case may be, the local committee, before initiating any inquiry at the request of the aggrieved women, takes step to settle the matter between her and the respondent through conciliation. It is provided that no monetary settlement shall be made as basis of conciliation. यानी कि पैसे वैसे देके रफा दफा करो, ये वो वाला केस नहीं है। लेकिन conciliation का मतलब ये नहीं होता है कि देखो क्या होता है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट में सबसे ज्यादा जो रेपुटेशन होती है वो एक रिस्पॉन्ड उसकी खराब होती है, जो जिसने गलत करा है, ठीक है। तो बहुत बार मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मे बी मिसअंडरस्टूड एक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको बिलीव करने में मतलब मजबूर कर देते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है, वेयर अगर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है तो इसलिए आईसीसी जो है इंटरनल कमेटी है या एलसीसी है लोकल कमेटी है, ये पहले कंसलेशन करने की कोशिश करते हैं। वेयर सेटलमेंट हैज बीन सो अराइव, द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज अ केस में भी शैल रिकॉर्ड द सेटलमेंट, इनके बीच में सेटलमेंट हो गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेज देते हैं। इंटरनल कमेटी है, लोकल कमेटी है, वो कॉपीज जो है एग्रीड पर्सन रिस्पोंडेंट को ही भेज देते हैं कि देखो तुम्हारे बीच में कंसलेशन हो गई है, नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड। उसके बाद इंटरनल कमेटी कोई सबसे पहला स्टेप क्या करती है रेजोल्यूशन का, कि वो लोग कंसलेशन कराने की कोशिश करते हैं। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, सेक्शन 11 बोलता है procedure for conducting inquiry into complaint made under the act subject to the provision, the internal committee or the local committee as the case may be, बार बार as the case may be इसलिए लिख रहे हैं कि आप कहीं पे भी गए हो, the respondent is an employee, proceed to make inquiry into complaint accordance with the provision and applicable rules as the case may be domestic worker, the LCC prima facie case exists, forward the complaint to the police within a period of 7 days for registering the case under section 509 of Indian Penal Code or other relevant provision of the said code. तो यहाँ कह रहे हैं कि इंटरनल कमेटी जो होती है, जहां जब कंप्लेन आती है तो इंक्वायरी करने से पहले इंटरनल कमेटी खुद एफआईआर करवाती है। कितने टाइम के कौन से सेक्शन के अंडर? 7 दिन के अंदर कंप्लेन कराती है। कितने कौन से सेक्शन के अंडर? 509 ऑफ इंडियन पीनल कोड, राइट। ये इंक्वायरी कराने से पहले द पॉश एक्ट स्टिपुलेटेड आईसीसी या एलसीसी जो भी इंक्वायरी कर रहा है उनके पास पूरी पावर है सिविल कोर्ट में, वो समनिंग कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, या कोई कुछ भी करा सकता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, सेक्शन 12 कहता है फॉर द रिलीफ दैट कैन बी गिवन बाय इंटरनल कमिटी टू द एग्रीड वुमेन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, देखो इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी में महीने भी लग सकते हैं, तो उस दौरान क्या होगा? अब वो लेडी है, उसको सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है कि अगर उसने किसी के ऊपर केस करा है, और पहली बात है ये पॉश है, इसका मतलब ये सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ वर्क प्लेस पे, ठीक है ना। तो वर्क प्लेस में आपको हेसिटेशन होगा आने में, आपको परेशानी होगी आने में। तो कह रहे हैं कि एक तो सबसे पहले आपको क्या समझाया, रुको मैं यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले आपको समझाया कि आईसीसी केस जाता है, आईसीसी नहीं है तो एलसीसी केस जाता है एज द केस में भी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये लोग क्या कराएंगे, सबसे पहले इनका प्रोसीजर होता है कंसिलिएशन का। कंसिलिएशन में आप लिख सकते हैं कि भाई कंसिलिएशन में ये लोग इनको बिठाते हैं, इनकी कंसिलिएशन कराते हैं, इनको कॉपीज फॉरवर्ड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी कॉपी फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद सेकेंड एक प्रोसेस है जो कहता है इंक्वायरी। इंक्वायरी में आईसीसी इंक्वायरी कर रहा है या एलसीसी कर रहा है, ये सबसे पहले पुलिस को 7 डेज में इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। कितने दिनों में इन्फॉर्म करते हैं? 7 डेज में। 7 डेज में इन्फॉर्म करते हैं कि एक इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट एक एक्शन हुआ है।
उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद ये अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। और ड्यूरिंग इंक्वायरी, जब इंक्वायरी चल रही है, पेंडिंग है, अभी पूरी हुई नहीं है, उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, तो ये इंक्वायरी के दौरान व्हाट अबाउट दैट लेडी, क्या वो अपने घर पे बैठेंगी, क्या वो ऑफिस नहीं आएंगी, क्या होना चाहिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, व्हाट इज सपोज टू बी डन। तो यहाँ पे बोला गया है ट्रांसफर द अग्रीव women और द रिस्पोंडेंट टू एनी अदर वर्क प्लेस। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा ब्रांच ऑफिस है तो कोशिश करिए कि उनको आप अलग अलग रखिए। ग्रांट लीव टू द वुमेन अप टू 3 months, क्योंकि इंक्वायरी में भी इतना समय लग जाता है, तो उसको लीव दे दीजिए, पेड लीव, कि भैया घर बैठो, पैसे मिलेंगे, तुम छुट्टी पे हो। ग्रांट रिलीव टू द एग्रीव वुमेन एज मे बी प्रिस्क्राइब। देखो अगर कोई सपोज कोई फिजिकल इंजरी भी हुई है तो डेफिनेटली उसको लीव ग्रांट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को। द लीव ग्रांटेड टू द एग्रीव वुमेन अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडिशन टू द लीव शी वुड बी अदरवाइज एंटाइटल्ड। On such recommendation, the internal committee or local committee, the employer shall implement the recommendation so made and implementation to IC or LC। ठीक है, फिर इंक्वायरी रिपोर्ट। चलो इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी के दौरान क्या होगा तो तुम्हें बता दिया, तो दोनों में से किसी को भेज दिया जाएगा। लेडी को 3 महीने की छुट्टी दे दी जाएगी या फिर उसको छुट्टियां दी जाएंगी एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या सेक्शन 13 कहता है कि आईसीसी और एलसीसी जो है आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। और किसको भेजेंगे रिपोर्ट? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, क्योंकि किसने बनाए एलसीसी? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने। कितने पीरियड में? विद इन अ पीरियड ऑफन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी। तो जैसे ही इंक्वायरी खत्म होगी इंक्वायरी रिपोर्ट अवेलेबल कर दी जाएगी पार्टीज को, रिस्पोंडेंट, एग्री पर्सन और तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। where the ICC or LCC, as the case may be, arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has been proved। सच था, ये बिल्कुल सच था कि इसने सेक्सुअल हैरेसमेंट करा है। It shall be recommend to the employer or the district officer, as the case may be, to take action for sexual harassment as a misconduct in accordance with the provision of the service rules। ठीक है, to deduct in the service rules applicable to the respondent from the salary, wage, everything that has to be उस लेडी, या सपोज अगर वो लेडी की डेथ हो गई है तो उसके लीगल ईयर्स को दिया जाए। देखो पहले तो ये माना जाता है कि मॉनेटरी चीज कभी भी इसके इफेक्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, लेकिन अगर सपोज वो प्रूफ हो जाए कि इस इंसान ने ये ऐसा काम करा है, रिपोर्ट में अगर ये चीज पॉजिटिव आए, मतलब पॉजिटिव आए मतलब ये जुर्म साबित हो जाता है, तो एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बोला जाता है कि स्टेप लो सर्विस रूल्स के अगेंस्ट। और अगर वो लेडी की डेथ हो गई है तो उसकी सैलरी, वेजेस में से वो सारा उसका खर्चा, अगर कोई फिजिकल इंजरी भी उसको ये है या जो है उसको सब प्रोवाइड करा जाए। इट इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ एम्प्लॉयर इज अनेबल टू मेक डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी और वेजेस। सपोज वो कहेगा भैया सैलरी तो मैं दे चुका हूँ और ये छोड़ के घर पे बैठा हुआ है तो मैं सैलरी तो उसकी कुछ बनती नहीं, काटूं क्या? ठीक है, तो इन दैट केस द इंटरनल कमिटी or the local committee forward the order to the recovery of some in the areas of the land revenue to the concerned district officer। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रिकवर करवाएगा। ठीक है ना। द एम्प्लॉयर ऑफ द डीसी शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन विद इन 60 days। ठीक है, आप समझ रहे हो कि पहले तो बोला गया एम्प्लॉयर को कि भाई इसकी सैलरी में से पैसा काट, उसके बाद अगर एम्प्लॉयर बोले कि भैया सैलरी ले चुका है और अभी इसका कुछ भी पेंडिंग मेरे पास अमाउंट बचा नहीं है, तो फिर तो इससे रिकवरी कौन कराएगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अगर सपोज कोई फॉल्स या मेलिशियस कंप्लेंट मिली तो क्या होगा? देयर आर स्ट्रिक्ट प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मेलिशियस कंप्लेंट आल्सो, वेयर द आईसीसी और एलसीसी मे फाइंड दैट द एग्रीव्ड वुमन इज malicious or has filed a wrong complaint, made the complaint knowingly to be false, or the aggrieved women or any other person making the complaint has produced any forged or misleading document, it may recommend to the employer or district officer, as the case may be, to take action against women। तो दोनों केसेस सुन ली तुमने। इंक्वायरी रिपोर्ट में अगर प्रूफ होता है कि यस सेक्सुअल हैरेसमेंट उस इंसान ने करा है तो उसको एक्शन लिया जाएगा। अगर विमेन ने मैलिशियस कंप्लेंट फाइल करी है या फॉल्स एविडेंस है तो विमेन के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। डिटरमाइनिंग ऑफ कॉम्पनसेशन, ये सबसे बड़ी अजीब बात है कि कॉम्पनसेशन कितना होना चाहिए ये जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस एक्ट में। द मेंटल ट्रॉमा, पेन, सफरिंग, ये सब देखा जाता है विमेन का, जिसको मॉनेटरी में तो नहीं तब्दील करा जा सकता। लॉस इन द करियर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, कोई ऐसा हो गया जिसको फिजिकल इंजरी होगी, 2-3 महीना वो घर बैठी है तो उसका जो लॉस हुआ है, मेडिकल एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। इनकम, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है लेडी का, और पेमेंट इन लमसम या इंस्टॉलमेंट देना, कैसे देना, ये सब डिटरमाइन करेगा आईसीसी और एलसीसी। ठीक है, तो जब भी कॉम्पनसेशन की बात है कि आपको क्या करना है, सारी ट्रॉमा, स्ट्रेस, इमोशनल सफरिंग सब कुछ देखना है। फिर देखना है कि करियर अपॉर्चुनिटी में क्या लॉस हुआ, फिर देखना है कितने एक्सपेंसेस इनकर हुए, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और उसको पूरा सम दिया जाए या इंस्टॉलमेंट में दिया जाए।
अपील, एनी पर्सन अग्रीव्ड अंडर द रिकमेंडेशन जो ऊपर हुई है अगेन आईसीसी एलसीसी, वो अपनी अपील कर सकते हैं कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में। अगर आपको आईसीसी और एलसीसी दोनों के फैसले से खुशी नहीं मिली, आपको लगता ही नहीं है दिस इज नॉट द रेमेडी, ये आईसीसी एलसीसी ने गलत रिपोर्ट तैयार करी है, तो आप जा सकते हैं आप अपील करने कोर्ट में। एप्लीकेबल टू द सेट पर्सन कि वो द अग्रीड पर्सन में प्रेफर एन अपील इन सच मैनर, तो अपील शैल बी इन 90 डेज में आप अपील करेंगे तो बेहतर रहेगा। उससे ऊपर भी जा सकता है डिपेंडिंग कोर्ट अगर आपको एक्सटेंशन दे दे तो यहाँ पे एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी बताई गई है कि एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए, और वो नहीं चाहता कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉश का हादसा हो तो उनको इंटरनल कमेटी बना लेनी चाहिए। अगर इंटरनल कमेटी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो आपको इंटरनल कमेटी बना लेनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना चाहिए, आपको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए कि भैया अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा तो ये चीजें होंगी आपके साथ। वर्कशॉप्स रखनी चाहिए, वुमेन के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स रखने चाहिए कि कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट आप आवाज उठा सकते हो। नेसेसरी फैसिलिटीज देनी चाहिए इंटरनल कमेटी को, लोकल कमेटी को, एज अ केस में भी कि वो इंक्वायरी कर सके। खुद एम्प्लॉयर बीच में इंक्वायरी क्या आ रहा है, नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ सकते, तो गलत बात है। आईसीसी एलसीसी को अच्छे से इंक्वायरी करने दो। उसके बाद विटनेसेस रिस्पोंडेंट को कभी मत रोको कंप्लेन करने से कि मेरी कंपनी का नाम खराब हो रहा है। प्रोवाइड असिस्टेंस टू द वुमेन इफ शी चूजेस टू फाइल अ कंप्लेन, नेवर सप्रेस द वॉइस ऑफ अ वुमेन, ठीक है। कॉज एनी एक्शन विच इज अंडर अंडर इंडियन पिनल कोड, कोई भी एक्शन लिया जाना चाहिए तो आपको लेना चाहिए एज ए एम्प्लॉयर। यू शुड नॉट बी बैकिंग बैकआउट नहीं करना चाहिए। ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट एज अ मिसकंडक्ट, not blaming a woman. Sexual harassment should be properly dealt with by the employer also. Monitor the timely submission of report by internal committee कि internal committee ने क्या फैसला निकाला with respect to sexual harassment in the organization, ठीक है। उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू पब्लिसाइज, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एजुकेट कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, ट्रेनिंग मटेरियल ये सब प्रोवाइड कर सकती है वुमेन को एट वर्क प्लेस कि भैया तुम्हारा ये राइट है। आईसीसी एलसीसी नाम की भी कोई चीज है, कितनों को पता ही नहीं होता, कितनों को लगता है सेक्सुअल हैरेसमेंट है पुलिस के पास जाना पड़ेगा, पुलिस की यूनिफॉर्म देख के डर जाते हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म देख के सोचते हैं अगर ये हमसे क्वेश्चन करेंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। सो दे शुड बी अवेयर अबाउट द कमिटीज, दे शुड बी अवेयर अबाउट द प्रोग्राम्स, ओरिएंटेशन एंड द कमिटीज विद रिस्पेक्ट टू विच दे कैन गो एंड कंप्लेन, राइट। सो ये आपका पॉश, एंड उसके बाद पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस एंड देन योर पॉश इज डन, ठीक है ना। उसके बाद अब आप खुद घड़ी से देखिएगा पॉश हमने कितनी देर में कंप्लीट करा है। हमने पहले हम कंप्लीट कर ले, उसके बाद रिकॉर्ड टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। सेक्शन 25 कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि वो कभी भी इन पब्लिक इंटरेस्ट दे कैन कॉल अपॉन एनी एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू फर्निश इन राइटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट, उनके एरिया में क्या है। ऑथराइज एनी ऑफिसर टू मेक इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ वर्क प्लेस कि कितनी वुमेन है, उनका कोई कंप्लेन तो नहीं है, उनसे एक फॉर्म भरवा लिया जाए, उनसे एक सर्वे कर लिया जाए कि व्हाट all is happening. Maybe something is happening that is sexual harassment, but the women are not realizing that it is something wrong that is happening around, right? Penalty for non compliance, कमेटी ने बनाते हो 50,000 रुपए फाइन लगेगा, ठीक है। कॉन्ट्रवेंशन करते हो किसी के ऊपर किसी भी प्रोविजन का तो आपको इतना पैसा फाइन लग सकता है, और अगर सेम ऑफेंस बार बार करोगे तो डबल पनिशमेंट लगेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा 50,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है एम्प्लॉयर के ऊपर, ठीक है। यहाँ हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट खत्म होता है, मात्र आधे घंटे में हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट खत्म करा है, ठीक है। अब आप कहोगे ये कौन सी फतेह वाली बात हो गई। फतेह वाली बात ये हो गई कि अगर आप आधा घंटा अच्छे से सुन लेते हो सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में तो आपके सारे, देखो मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, सारे पॉइंट हमने ऑब्वियसली जल्दी जल्दी डिस्कस करे हैं पर करे हैं, ठीक है ना। विशाखा जजमेंट हमने नहीं करा है क्योंकि आपको पता है वो हमने नॉर्मल क्लास में करा था, ठीक है ना, और उसके जजमेंट से ये एक्ट आया है, ये जानना जरूरी है, राइट। सो गाइज थोड़ा समय दीजिए, आप अच्छे से आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। अब हमारा पॉश हो चुका है, अब आते हैं हम अप्रेंटाइसेस पे। अब रिवाइज करेंगे हम अप्रेंटाइसेस। तो पॉश सुनते ही कौन क्या याद आना चाहिए आपको, आईसीसी एलसीसी, यस। या तो हम ये करते हैं लेबर्स लॉस एसपीएफएमसीटी, ठीक है, ये वाला एक्ट करते हैं। तो ये वाला चैप्टर इधर चला गया, एसपीएफएमटीपी, ओएमसी, आई एम सो सॉरी, यस। सो ये वाला चैप्टर हम कौन सा कर रहे हैं,
लेबर लॉज SPFMCT सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, राइट। तो इस चैप्टर में क्या है, एक्चुअली मैंने कोई की दबा दिया जिसकी वजह से इट गॉट लॉस्ट। ऐसी चीजें हो जाती है ना। चलो पॉश हमारा हो चुका है, अब हम करेंगे लेबर लॉस SPFMCT। ठीक है, इसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर की बात हुई है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप मतलब एक लेबर लॉस को माना जाता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1988 का एक्ट बनाया गया। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनिंग ऑफ रजिस्टर एंड रिटर्न इन फॉर लेबर लॉ कंप्लायंसेस, राइट। सो यहाँ पे कह रहे हैं आपको कि इस एक्ट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, कि लेबर लॉज की जो रिटर्न्स है, लेबर लॉज की जो कंप्लायंसेस है वो सिंपल हो सके, राइट। द लेबर लॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग रिटर्न्स मेंटेनिंग रजिस्टर्स बाय सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2014 अमेंडमेंट एक्ट बोलता है कि जितना भी प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करा जाए फर्निशिंग रिटर्न्स और मेंटेनिंग रजिस्टर्स का, उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। नहीं तो कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो लॉज को फॉलो करने में क्यों इंटरेस्टेड होगा जब तक कि उसके प्रोसीजर को सिंपल ना कर दिया जाए। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ कह रहे हैं द अमेंडमेंट एक्ट नाउ इंक्लूड 7 मोर लेबर एक्ट्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ प्रिंसिपल एक्ट। तो जितने भी देखो स्केड्यूल्ड एक्ट इस एक्ट में हमने पढ़ा था, तो जितने भी स्केड्यूल्ड एक्ट हैं, कुछ एक्ट्स के अंडर अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट आ रही है तो उनको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। द अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो गिव्स एन ऑप्शन टू मेंटेन द रजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिकली एंड फाइल द रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली विच लीड्स टू ईज ऑफ कंप्लायंस, राइट। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो डेफिनेशंस हम नहीं करेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर एस्टैब्लिशमेंट जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट सारे एक्ट में आती हैं वो इस एक्ट, देखो क्या है बेसिकली ये एक्ट 1988 का इसलिए बनाया गया कि अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट काफी एक्ट्स में आ रही है लेबर लॉज के, बट उनको कंप्लायंसेस करनी पड़ती हैं हर लेबर एक्ट के, तो उसको ईज ऑफ कंप्लायंस देने के लिए इन एस्टैब्लिशमेंट्स को क्या करा गया, थोड़ा सा ईज आउट करा गया, राइट। उसके बाद स्केड्यूल्ड एक्ट, हमने देखो ये सारे स्केड्यूल्ड एक्ट है, जितने भी एक्ट है अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट इन एक्ट्स में आती हैं सो आपको SPFMCT 1988 का बेनिफिट मिलेगा, राइट। स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट, वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करा जा रहा है जहाँ 9 से ज्यादा वर्कर काम नहीं कर रहे किसी एक दिन में, और स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट में बोला जा रहा है कि जहाँ पे 10 या 10 से इन विच नॉट लेस देन 10 एंड नॉट मोर देन 40 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। ठीक है, 10 और 40 के बीच में स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट, जो 9 या 9 से कम है वो वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो क्या होता है ना, ये जो बहुत छोटी एस्टैब्लिशमेंट्स होती है ना, इनको जब लेबर लॉज इनके ऊपर पड़ते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कंप्लायंस विद लॉज। तो SPFMCT बोलता है कि अगर आप स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट है, बहुत स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट है, तो हम आपको एग्जेम्पशन देंगे। सेक्शन 4 इसका सबसेक्शन 1 कहता है notwithstanding anything contained in a scheduled act and from the commencement of labor laws amendment act 2014 it shall not be necessary for an employer in relation to any small establishment or very small establishment to which schedule act applies। तो अगर आप वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट है जहां पे आपके 9 या 9 से कम वर्कर है, या आपकी एस्टैब्लिशमेंट स्मॉल है 10 या 10 से ज्यादा वर्कर है, तो आपको इस एक्ट में प्लस अमेंडमेंट एक्ट 2015 में कुछ एग्जेम्पशंस मिलेंगी। अगर आपके ऊपर स्केड्यूल्ड एक्ट लग रहे हैं तो क्या मिलेगी आपको, फर्निशिंग करनी पड़ेंगे रिटर्न्स और एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 1, रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे, रजिस्टर्स इन फॉर्म नंबर 2 and 3 इन अ वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट, रजिस्टर इन फॉर्म नंबर 3 इन केस ऑफ वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो आपको रजिस्टर्स कुछ ही मेंटेन करने पड़ेंगे। ऑल कंप्लायंसेस नॉट नेसेसरी फॉर यू because you are a very small or a small establishment, you already have a very less number of workers and so many acts are applied on you, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। फर्निशिंग और मेंटेनिंग ऑफ रिटर्न्स एंड रजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, as per section 4 subsection 2 the annual return in form number 1 and the registers in form number 2 and 3 and wage slips, wage books, other records in subsection 1 may be maintained by employer either in physical form or computer floppy disk or electronic media। it may be noted कि जो कंप्यूटर फॉर्म है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर इंस्पेक्टर मांगे तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। The employer or the person responsible to furnish annual return in form number 1 may furnish it to inspector under schedule acts either in physical form or electronically। तो हमें फॉर्म्स प्लीज याद रखने हैं, हमें रिटर्न्स और एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में भरनी है, फॉर्म नंबर 1। ठीक है, रजिस्टर्स इन फॉर्म नंबर 2 and 3 इन केस ऑफ स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट, और अगर बहुत ही स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट है 9 या 9 से कम है
तो फॉर्म नंबर 3 बहुत सिंपल फॉर्म्स है, तो अगर इससे क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, राइट शॉर्ट नोट में आ जाए तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा फॉर्म के बारे में लिख देंगे। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट भी हमें मालूम है, और ये एक्ट को यह जरूर याद रखना कि 2014 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसने भी काफी सपोर्ट करा इस एक्ट को। एज पर सेक्शन 6, एनी पर्सन एनी एम्प्लॉयर हु फेल्स टू कॉन्ट्रीवीन दिस एक्ट, उसको फर्स्ट कॉन्विक्शन पे तो 5,000 रुपए फाइन लगेगा, और अगर उसने सपोज इससे ज्यादा बार बार सब्सिक्वेंट कॉन्विक्शन करा, बार बार ऑफेंस कर रहा है मतलब इस एक्ट में, तो उसको 1 महीने की जेल भी हो सकती है जो 6 महीने तक जा सकती है, और फाइन 10,000 भी हो सकता है जो 25,000 तक जा सकता है। ठीक है ना, तो ये एक्ट तो वैसे ही एम्प्लॉयर के ईज आउट करने के लिए उसको, राइट। तो ये बहुत ही छोटा सा एक्ट था, बस हमें फॉर्म याद रखने हैं। फॉर्म नंबर 1 फॉर एनुअल रिटर्न, फॉर्म नंबर 2 एंड 3 फॉर स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट, फॉर्म नंबर 3 ओनली फॉर वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर तब भी कॉन्ट्रवेंशन करता है 5,000 रुपए फाइन लगेगा, दोबारा कॉन्ट्रवेंशन करता है तो 1 महीने से 6 महीने की सजा प्लस 10,000 से 25,000 तक का फाइन, राइट। तो ये चीजें हैं। और शेड्यूल्ड एक्ट कौन से होते हैं, वो एक्ट, शेड्यूल्ड एक्ट यहाँ पे मतलब है वो एक्ट जो आपके ऊपर लग रहे हैं, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला एक्ट बनाया गया 1988 वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्ट पे आते हैं, अप्रेंटाइसेस। अप्रेंटाइसेस एक्ट कौन सा है, ये वो एक्ट है जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि ये एक्ट 1961 हमने इसलिए बनाया है कि कुछ कुछ इंडस्ट्री में ट्रेनिंग इज इम्पेरेटिव, बहुत ज्यादा जरूरी है। अनट्रेन्ड पर्सन अगर वो काम करेगा तो डेफिनेटली वो काम गलत ही होगा, तो इट्स बेटर दैट दिस एक्ट शुड कम इन टू अ फोर्स, राइट। सो ये एक्ट बनाने के लिए दिस एक्ट, अप्रेंटाइज एंड अ ट्रेनी इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि अप्रेंटाइज एक्ट में वो काम आते हैं जो गवर्नमेंट ने सुनिश्चित करे। यहाँ पे देखिए, अप्रेंटाइज एक्ट में enacted to regulate and control the program of training of apprentices for matter connected therewith, तो जो मैटर्स में गवर्नमेंट ने बोला है उनकी ट्रेनिंग अप्रेंटाइसशिप में आती है। ठीक है, अप्रेंटाइजेस एक्ट कब इनैक्ट हुआ था, 1961 में, अमेंड हुआ था 1973, 1986 में। दिस इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट टेक्नीशियंस, टेक्निकल वोकेशनल अप्रेंटाइजेस एक्सेट्रा। डेफिनेशन हम स्किप कर रहे हैं। अप्रेंटाइज आपको पता है जो अप्रेंटाइसशिप कर रहा है, अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जिस कैटेगरी की ट्रेनिंग गवर्नमेंट ने लागू करी है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यू नो, जो भी सेंट्रल अप्रेंटाइसशिप काउंसिल होते हैं, जो भी पर्टिकुलर ग्रेजुएट या कोई भी ऐसे एस्टैब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट, राइट। क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग एंगेज्ड एज अ अप्रेंटाइज, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ देखिए, पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड for being engaged as an apprentice to undergo a training in any designated trade unless he is not less than 14 years of age, for designated trades related to hazardous industries not less than 18 years of age। ठीक है, तो 14 से अप होगा तभी वो अप्रेंटाइसशिप कर सकता है, और अगर हैजर्डस है तो कम से कम उसको 18 प्लस होना चाहिए। satisfy the standards of education and physical fitness that is prescribed। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने अप्रेंटाइसशिप बनाया है कि अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क में जाना चाहता है तो उसको एक ट्रेनिंग होना जरूरी है। अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग बोलते हैं इसको। जो अप्रेंटाइस है उसको 14 प्लस होना चाहिए अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग में आने के लिए, और अगर हैजर्डस प्रोसेस है तो कम से कम 18 प्लस होना चाहिए। 14 प्लस, अदरवाइज वैसे 18 प्लस होना चाहिए अगर हैजर्डस प्रोसेस है, और मतलब एजुकेशन भी लेना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटाइसशिप, सेक्शन 4 कहता है दैट नो पर्सन shall be engaged as an apprentice to apprenticeship training in a designated trade। ये designated trade क्या होता है बताया था ना आपको, ये वो ट्रेड है जो गवर्नमेंट ने बताया कि इन ट्रेड्स में अप्रेंटिसशिप मिलेगी, unless he is a minor, his guardian has entered into a contract or apprenticeship with employer। ठीक है, तो अप्रेंटाइज तब तक नहीं बन सकते आप जब तक डेजिग्नेटेड ट्रेड में, जब तक कि आप खुद या तो आप माइनर से, अगर या तो आप खुद मेजर हैं या तो अगर आप माइनर हैं तो आपका कौन करेगा साइन, योर गार्डियन। ठीक है, the apprenticeship training shall be deemed to have commenced on the date on which the contract is being signed। every contract contain terms and condition। every contract entered into subsection 1 shall be sent by employer within 30 days to the apprenticeship advisor। तो जो भी एम्प्लॉयर के अंडर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को 30 दिन के अंदर अंदर भेजेगा कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, अंडर पोर्टल साइटस अंटिल अ पोर्टल साइट है तो उसके थ्रू भेजेगा, नहीं तो पोस्ट करेगा। इन केस ऑब्जेक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, तो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर भेज देगा कि देखो ये दिक्कत है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ, इसको ठीक करो। तो एडवाइजर क्या करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करेगा। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, जो अप्रेंटाइज जो आपका एम्प्लॉयर कर रहा है अप्रेंटाइज के साथ, ठीक है, इसको बोलते हैं अप्रेंटाइसशिप कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करा जा रहा है, अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग देने के लिए। अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग कौन सी ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग जो डेजिग्नेटेड ट्रेड में दी जाती है, जिसको गवर्नमेंट ने सुनिश्चित करा। सुनिश्चित एज एन मीन दैट गवर्नमेंट हैज designate those trades, that in those trade the training is very important. So where central government after consulting central apprenticeship council makes rules varying the terms and condition and shall be deemed to have been modified. तो ये तो आपको बोल रहा है कि सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के जरिए इसके रूल्स चेंज होते रहते हैं। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, सेक्शन 5 बोलता है that where an employee with whom a contract of apprenticeship has been entered, if any reason unable to fulfill his obligation under the contract, and with the approval of apprenticeship advisor, it is agreed between the employer, the apprentice or his guardian, any employer, that the apprentice shall be engaged as a apprentice under the other employer for the unexpired portion of the period, on registration with the advisor, shall be deemed to be the contract of apprenticeship between apprentice or his guardian and other employer. What do you understand by novation? Novation का मतलब होता है एक तरह से न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटिंग ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये भी एक सेक्शन 5 बोल रहा है कि अगर सपोज 3 साल की ट्रेनिंग है और आपने 1.25 साल कर लिया और वो एम्प्लॉयर बोल रहा है कि सॉरी अब मैं ट्रेनिंग नहीं दे सकता, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू एम्प्लॉयर एंड अप्रेंटाइज। पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, एम्प्लॉयर एंड अप्रेंटाइज। नाउ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड बिटवीन न्यू एम्प्लॉयर एंड अप्रेंटाइज, इफ अप्रेंटाइज इज माइनर देन द गार्डियन, इनके बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सो द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम, इट विल बी अ प्रोसेस ऑफ नोवेशन, ठीक है। रीजनल रेगुलेशन ऑफ ऑप्शनल ट्रेड, सेक्शन 5 ये बोलता है दैट क्वालिफिकेशन, पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, holding of tests, grant of certificate, other conditions relating to apprentices in optional trade shall be as may be prescribed. एक होता है डेजिग्नेटेड ट्रेड। डेजिग्नेटेड ट्रेड मतलब कि इसमें तो ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए, ट्रेनिंग के बाद गवर्नमेंट का टेस्ट भी लेना और सर्टिफिकेट भी लेना है। ऑप्शनल ट्रेड है कि इसमें ट्रेनिंग होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो इट्स ओके, राइट। तो आप अदर स्टेट से भी अप्रेंटिसेस को ट्रेनिंग दे सकते हैं। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, as per section 6, it shall be specified as follows. In case of trade apprentices who have undergone institutional training in a school or other institution recognized by National Council, have passed the trade test or examination conducted by the council, the period of apprentice shall be as may be prescribed. तो अगर आप खुद ही गवर्नमेंट के काउंसिल के अंडर उनके टेस्ट के तहत आप कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसका टाइम विल बी एज स्पेसिफाइड बाय द नेशनल काउंसिल। In the case of trade apprentices undergoing institutional training in a school institution recognized by State Council of Technical Education or other authority or by any other agency authorized by central government, so the period of apprenticeship as may be prescribed. In case of trade apprentices, the period of trainingship shall be as may be prescribed by the council. ठीक है, तो सारे चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग है, सेंट्रल काउंसिल के अंडर ट्रेनिंग है, स्टेट काउंसिल के अंडर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग विल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द काउंसिल इटसेल्फ। नंबर ऑफ अप्रेंटिसेस फॉर अ डेजिग्नेटेड ट्रेड, तो यहाँ कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं कि कितने नंबर ऑफ अप्रेंटिसेस होने चाहिए एक पर्टिकुलर ट्रेड में। डेजिग्नेटेड ट्रेड में कितने होने चाहिए, ऑप्शनल ट्रेड में कितने होने चाहिए, ये खुद गवर्नमेंट बताएगी एम्प्लॉयर को कि इतने ट्रेनी आपके अंडर, इतने अप्रेंटाइज आपके अंडर हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एंड बेसिक ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटाइसेस, सेक्शन 9 बात करता है प्रैक्टिकल और बेसिक ट्रेनिंग के। एवरी एम्प्लॉयर शैल मेक सूटेबल अरेंजमेंट्स इन हिज वर्क प्लेस। अब आप किसी को ट्रेनिंग दे तो सूटेबल वर्क, आपका एनवायरमेंट तो होना चाहिए ना, तभी तो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर भी आपको अलाउ करेगा कि हाँ आप ट्रेनिंग दे सकते हो, ठीक है। सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर या कोई भी अदर पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर authorized by state apprenticeship advisor in writing will give all the reasonable facility of the access to the apprentice.
तो अगर आप अप्रेंटाइज को ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपके पास सारा एक्सेस होना चाहिए, और आपको स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर से क्या चाहिए, राइटिंग में। प्रोवाइडेड ये जो स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है उसकी रैंक शुड बी लाइक अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ऑथराइज्ड बाय स्टेट एडवाइजर, वही अलाउ कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉयर को ट्रेनिंग देने के लिए। Such of the trade apprentices who have not undergone institutional training in a school or other institution, which the central government in the official gazette has specified, before admission in the workplace for practical training undergone a basic training in the institute having adequate facility. तो practical training से पहले basic training भी देते हैं। तो what is the training के respect में क्या क्या बातें हैं वो आपको यहाँ पे बताई गई है। In case apprentice other than graduate or technician, the syllabus and equipment shall be given by the central government apprenticeship central apprenticeship council. In case graduate या technician है तो वो भी facility कैसे से दी जाएगी, वो भी approve कौन करेगा, central government in consultation with central apprenticeship council. Recurring cost जो है वो employer bear करेगा, ठीक है। And if such employer employs 250 workers or more, it will be by the employer. उससे कम है तो apprentice से भी फीस ली जा सकती है। If such employer employs less than 250 worker by the employer and the government is in equal share up to the such limit, तो 250 से कम वर्कर है तो गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर दोनों शेयर करते हैं कॉस्ट, और अगर 250 से ज्यादा वर्कर है तो एम्प्लॉयर शेयर करते हैं कॉस्ट, ठीक है। रेकरिंग कॉस्ट जो होती है स्टाइपेंड देना, ये सब एम्प्लॉयर देता है ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस को, और अगर सपोज वोकेशनल ट्रेनिंग है तो इट इज बॉर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एम्प्लॉयर इन इक्वल शेयर। स्टाइपेंड पता है ना, जो ट्रेनिंग के दौरान सारे अप्रेंटिसेस को दी जाती है। ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर्स की क्या है, सारे एम्प्लॉयर्स को क्या करना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है। जब तक वो खुद क्वालिफाइड नहीं है वो ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। एडिक्वेट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ होना चाहिए, और वो सारी ऑब्लिगेशन होनी चाहिए जो एक अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है। जो वहां ट्रेनिंग कर रहा है अप्रेंटाइज, उसकी क्या ऑब्लिगेशन है, उसको लर्न करना है कॉन्शियसली डिलिजेंटली, क्लासेस मिस नहीं करनी है, अटेंड करने हैं, प्रैक्टिकल कैरी आउट करने, लॉफुल ऑर्डर जो एम्प्लॉयर देगा, सारी ऑब्लिगेशन। अगर वो ग्रेजुएट है उसकी ऑब्लिगेशन है अच्छे से लर्न करने की सब्जेक्ट फील्ड में कॉन्शियसली, ठीक है, सारे लॉफुल ऑर्डर करने की। ग्रेजुएट है तब भी, नॉन ग्रेजुएट है तब भी, यही बातें हैं 3-4। आवर्स ऑफ वर्क, ओवर टाइम, लीव एंड हॉलीडेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रेंटाइज। तो सेक्शन 15 बात करता है आवर्स ऑफ वर्क की, ओवर टाइम की, लीव की और हॉलीडेज की अप्रेंटाइसेस के लिए। The weekly and daily hours of apprentice while undergoing training shall be determined by the employer कि कितना काम करेगा। हर ट्रेड का अलग है, जो भी डिजिग्नेटेड ट्रेड है, अगर सपोज 20 ट्रेड है तो 20 ट्रेड का अलग अलग होगा आवर्स ऑफ वर्क, राइट। नो अप्रेंटाइज शैल बी रिक्वायर्ड टू वर्क ओवर टाइम एक्सेप्ट विद अप्रूवल ऑफ द अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई एम्प्लॉयर बोले कि आपको ओवर टाइम करना है तो आपको जब तक एडवाइजर ना बोल दे आप चाहें तो काम नहीं कर सकते। एन अप्रेंटाइज शैल बी एंटाइटल्ड टू लीव एंड हॉलीडेज एज ऑब्जर्व्ड अंडर ट्रेनिंग। अप्रेंटाइजेस आर ट्रेनी नॉट वर्कर्स, यस। रिकॉर्ड्स रिटर्न किसको रखने हैं, अगेन सेक्शन 19 में हर एम्प्लॉयर को मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। और पोर्टल साइट जो डेवलप करती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें भी हर एम्प्लॉयर को टाइम इंटरवल्स के हिसाब से रजिस्टर रिकॉर्ड्स रिटर्न्स भरने होते हैं। एवरी एम्प्लॉयर शैल ऑल्सो गिव ट्रेड वाइज रिक्वायरमेंट कि कितने मुझे अप्रेंटाइसेस की जरूरत है और कितने मैंने रखे हैं और कितने की शॉर्टेज है, राइट। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन apprentice and an employer, as per section 20, any disagreement or dispute between employer and apprentice shall be related to apprenticeship advisor for decision. Any person aggrieved by the decision of apprenticeship advisor may within 30 days can go to appeal to apprenticeship council, and that will be heard by the committee of council appointed for the purpose. The decision of the committee will be the final, shall be final. तो ये अप्रेंटिसशिप के बारे में था। यहाँ ये सब चीजें हमने अप्रेंटिसशिप के बारे में सुनी है। होल्डिंग ऑफ टेस्ट, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, अथॉरिटीज अंडर द एक्ट, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, एंड देन दिस एक्ट विल बी डन, राइट। तो ये इतनी जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका व्हेन यू हियर इट आउट तो आप भी जल्दी जल्दी सुने। यहाँ पे कह रहा है होल्डिंग ऑफ टेस्ट एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, ये कौन देगा, ये गवर्नमेंट देगी। तो एवरी ट्रेड अप्रेंटाइज वाज कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग
मे अपियर टू द टेस्ट टू द नेशनल काउंसिल और एनी अदर एजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली है। टेस्ट देना जरूरी है, खाली ट्रेन करने से नहीं होगा जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। हर अप्रेंटाइज जब ये टेस्ट पास कर लेता है तो उसकी ट्रेनिंग के हिसाब से, चाहे वो ग्रेजुएट है, टेक्नीशियन है या वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहा है, उसको क्या मिलता है, जब गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है तो रीजनल बोर्ड क्या करता है, उसको सर्टिफिकेट देता है। यही सर्टिफिकेट दिखाता है कि यस आपने ट्रेनिंग कर रखी है। ऑफर एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एवरी एम्प्लॉयर शैल फॉर्मुलेट इट्स ओन पॉलिसी। अब आपने ट्रेनिंग करी, सपोज आपने किसी को अप्रेंटाइज ट्रेनिंग दी है और आपको उसका काम अच्छा लगा है, वो सर्टिफिकेट लेने के बाद चाहे तो आपको भी सर्व कर सकता है, वो आपकी मर्जी, आप उसको रखना चाहें तो रखें। और कितना रेम्यूनरेशन देंगे, क्या देंगे, वो भी आपकी मर्जी है टोटली, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट, नेशनल काउंसिल, इसके अंडर सेंट्रल अप्रेंटाइजशिप काउंसिल, स्टेट काउंसिल, स्टेट अप्रेंटाइजशिप काउंसिल, देन ऑल इंडिया काउंसिल एंड रीजनल बोर्ड्स। ठीक है, ये लोग काम करते हैं टेस्ट कंडक्ट करने के, सर्टिफिकेशन देने के। काउंसिल्स काम करते हैं रूल्स बनाने के, और अप्रेंटाइजशिप काउंसिल काम करते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, उन रूल्स को। द बोर्ड और स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एडवाइजर, स्टेट एडवाइजर। ठीक है ना, तो इन सबका काम क्या होता है, रीजनल बोर्ड्स का काम होता है टेस्ट लेना, सर्टिफिकेशन देना। अप्रेंटाइजशिप काउंसिल्स का होता है ये वो अथॉरिटीज हैं जो रेगुलेट करती है रूल्स को जो काउंसिल्स ने बनाए हैं। इफ एनी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रवीन्स द प्रोविजन टू द नंबर ऑफ अप्रेंटाइज, ज्यादा अप्रेंटाइजेस रखे हुए हैं तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इन केस एम्प्लॉयर फेल्स टू रिप्लाई टू द नोटिस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, तो उसको 3 महीने का और एंड देयर आफ्टर 1000 रुपीज पर मंथ टिल द नंबर ऑफ सीट्स आर फिल्ड अप। अगर कोई एम्प्लॉयर रिटर्न इंफॉर्मेशन देने में सक्षम नहीं होता तब भी उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। क्या क्या, वो फर्निश नहीं कर पा रहा, निग्लेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन देने से, या अप्रेंटाइज ओवर टाइम काम करा रहा है, उससे ठीक से ट्रेनिंग नहीं दे रहा, पीस वर्क दे रहा है, आउटपुट बोनस दे रहा है, वो ये सब चीजें एम्प्लॉयर नहीं कर सकता क्योंकि अप्रेंटाइज एक ट्रेनी की तरह है, वो वर्कर नहीं है। ठीक है ना, राइट। तो ये सारे मामलों में एम्प्लॉयर को क्या देनी पड़ सकती है, पेनल्टी। किसको, काउंसिल्स को। ठीक है ना, तो ये हमारा अप्रेंटाइजशिप एक्ट था जो हमने ऑफकोर्स बहुत जल्दी जल्दी करा है, 10-15 मिनट में करा है। तो ये इतनी इसलिए जल्दी जल्दी मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रही हूँ ताकि आपको जल्दी से कान से आपके सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो गुजर जाए। ठीक है ना, अगला एक्ट देखिए, ग्रेचुटी हमने बात कर ली है। ठीक है, ग्रेचुटी हमने कर लिया है। उसके बाद मैटरनिटी एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो प्लीज पे अटेंशन टू द मैटरनिटी एक्ट। ओके, सो मैटरनिटी एक्ट हम लोग कर रहे हैं। मैटरनिटी एक्ट आपको पता है किसके बेनिफिट के लिए, विमेन और लेडीज हु आर एट वर्क एंड दे गेट प्रेग्नेंट, सो उन लेडीज के लिए देयर इज अ मैटरनिटी एक्ट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, राइट। चलिए, तो मैटरनिटी एक्ट में हमने क्या क्या बातें करनी है, अबाउट मेजर इन मैटरनिटी एक्ट इज द वीक्स। ठीक है, तो आर्टिकल 39 प्रोवाइड करता है स्टेट के लिए कि उनको एक हेल्थ और स्ट्रेंथ वर्कर्स को प्रोवाइड करनी है, तो मैटरनिटी एक्ट कहीं ना कहीं आर्टिकल 39 से लिया गया है, राइट। उसके बाद मैटरनिटी एक्ट गिव्स बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इनका एम होता है कि लेडी का जो डिग्निटी है, मदरहुड, वुमेन एंड अ चाइल्ड when she is not working should be there. Definitions, commissioning mother, हमने सारी definitions करी थी। employer, establishment किस किस को बोलते हैं, maternity benefit, wages में क्या include नहीं होता है, employment और work by women prohibition during certain periods। यहाँ कह रहे हैं so no employer shall knowingly that a woman has delivered a baby, उसको immediately 6 weeks तक work नहीं करने देना है। 6 weeks कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली आपके 42 days, राइट, 1.5 महीना, राइट। चाहे मिसकैरेज हुआ या मेडिकल टर्मिनेशन हुआ, प्रेगनेंसी का डिलीवरी हुआ, सीधा इमीडिएटली 6 हफ्ते तक काम नहीं करना है। राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स, एवरी वुमेन
and an employer shall be liable for the payment of maternity benefit at a rate average daily wage for a period of her actual absence. तो actual absence में जो भी average daily wage होगा वो उनको पे करना है. The average daily wage means women's wage payable to her for the days of on which she has worked during the period of 3 calendar month. पिछले 3 महीने के जो भी average wage होगा उसको दिया जाएगा. Wages divided by 3. A woman shall be entitled if she has actually worked in an establishment जहाँ पे वो maternity benefit ले रही है for a period not less than 80 days in the 12 months immediately preceding the day of her expected delivery. तो कम से कम उन्हें 80 days तक तो काम करा हुआ होना चाहिए. The maximum period जिसमें उनको maternity benefit दिया जाता है that is 26 weeks, right? और maximum period entitled to maternity benefit by a woman having 2 or more surviving children shall be 12 weeks, of which not more than 6 weeks shall precede the date of her expected delivery. तो उनको यहाँ पे बोला जा रहा है कि 12 weeks दिया जाता है एंड जिसमें से 6 weeks वो डिलीवरी से पहले छुट्टी ले सकती है. Where a woman having been delivered of a child dies during the delivery during the period immediately following the date of her delivery, she is entitled to maternity benefit even for the entire period. She'll get the maternity benefit even the baby dies. A woman who legally adopts a child below the age of 3 months or a commissioning mother shall be entitled to maternity benefit for 12 weeks. ठीक है. In case the nature of women assigned is such of nature that she may work from home, then she may avail maternity benefit for that period. Notice of claim for maternity benefit. The woman has to give in writing about her maternity to claim any maternity benefit. ठीक है ना. In the absence of women who is pregnant, such notice shall state that she will be absent from work not being a date earlier than 6 weeks from the date of expected delivery. तो उसको notice में देना पड़ेगा कि वो इतने दिन तक काम नहीं कर सकती. Any woman who has not given notice that she is pregnant, तो उनको maternity benefit नहीं मिल सकता. On receipt of the notice, the employer shall permit the woman herself from the establishment during which she receives the maternity benefit. The amount of maternity benefit shall be paid in advance by the employer to the woman. Nursing breaks भी allowed है, तो 2 nursing break allowed होती है. एक आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी. क्रेच फैसिलिटी फैक्ट्रीज में से आपने सुना है कि अगर 30 लेडी से ऊपर है तो क्रेच फैसिलिटी फैक्ट्री देती है. वैसे 4 विजिट क्रेच में अलाउड होती है 2 लेडीज. Registers. Every employer has to maintain a register, and if an employer does not give a maternity benefit to a lady who is expecting a baby, he will be imprisonment not less than 3 months, which may extend to 1 year, right? And with a fine also, which may extend to 2,000 to 5,000 rupees. So this was about maternity benefit. Main 26 weeks होता है. ठीक है, हमने ये PPT के जरिए भी किया था अच्छे से. Please refer PPT at this point of time. Then we have to talk about EPF, Employees Provident Fund. We have talked about ESIC also, right? And then we have talked about EPF, miscellaneous provisions, ESIC, right? So I would advise you, like अब इसके आगे आपको कुछ भी लगता है, कोई भी चैप्टर में, ये हमने कर लिया था ESIC, इसके आगे आपको कोई भी चैप्टर में लगता है कि इक्वल रेम्यूनरेशन हमने कर लिया था, काफी चैप्टर्स हमने कर चुके हैं हम. इसके आगे भी आपको लगता है कि कोई भी डाउट है, यू कैन रीच बैक टू मी, यू कैन सेंड मी डाउट ऑन व्हाट्सएप, राइट? अगर मेरे टाइम पे रिजॉल्व नहीं होता तो प्लीज आप मुझे बार बार रिमाइंड कराओ, राइट? कोई अगर पीपीटी आपके पास नहीं है तो प्लीज रिमाइंड मी, आई विल सेंड द पीपीटी ऑल्सो. कोई टॉपिक दोबारा चाहिए आपको, वो मुझे आप सेंड कर दीजिए. आई विल रिकॉर्ड द वीडियो स्पेशली एंड विल सेंड यू बिफोर योर एग्जाम. So whatever assistance you want, I am there for you. Please send me whatever assistance you require, guys. And I would wish all the luck, all the good luck to all of you who are giving exams. I just hope you all come out with the flying colors. Thank you so much. I'll see you after your exams, guys. Thank you.